क्या सफलता पाएंगे वो जो निर्भर रहते हैं गैरों पर, सफलता पाते हैं वो जो निर्भर रहते हैं अपने पैरों पर। दर्शकों नमस्कार, डीडी बिहार के खास कार्यक्रम मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए। सभी का जो लक्ष्य है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मंजिल है वो एक है, वो है अपने लक्ष्य में सफल होना। और साथ ही आपको बता दें कि लक्ष्य में सफल होना हर व्यक्ति के लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें समाज में एक अच्छी पहचान और सम्मान दिलाता है। और साथ ही आपको बता दें कि जो सफलता है ना दर्शकों, ये हर व्यक्ति को अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। और साथ ही आपको बता दें कि इससे जो हमारा जीवन है वो काफ़ी खुशहाल भी बनता है। और जब हम बात आत्मविश्वास की करते हैं ना, तो दर्शकों आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को खुद पे भरोसा करने की भावना प्रदान करता है। हमें ये उन कार्यों को करने में मदद करता है जिन कार्यों से हम डरते हैं या फिर भयभीत होते हैं, या फिर हमें वो कार्य करने की जो क्षमता नहीं होती, उन कार्य को करने में हमें आत्मविश्वास मदद करता है। आपको बता दें कि जीवन में दो चीज़ बेहद ही ज़रूरी है सफल होने के लिए, पहला आत्मविश्वास और दूसरा अच्छे विचार। अगर ये दोनों चीज़ आपके जीवन में होंगे तो आपको कभी भी कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। तो दर्शकों, हर चीज़ की अगर हम शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ करते हैं तो जीवन में हम ज़रूर सफल होते हैं। और जैसा कि दर्शकों इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो इस दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए आप और हम मिलके आज के दिन की शुरुआत करते हैं महापुरुषों द्वारा कहे अनमोल वचन के साथ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। दर्शकों, आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, यानी कि हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन को बेहद ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको लेकर हर जगह जगह पे प्रोग्राम भी किए जाते हैं। आपको बता दें कि जो फोटोग्राफी है ना दर्शकों, ये एक कला है, और आपको बता दें कि ये कोई काम नहीं, ये कला है, और इसको करने के लिए अच्छी जानकारी चाहिए। आपको साथ ही बता दें कि जो फोटोग्राफी है ना दर्शकों, आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो आपको बता दें कि जो इसकी शुरुआत है वो फ्रांस से हुई थी। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 9 जनवरी 1839 को फ्रांस में हुई थी। दो मशहूर फोटोग्राफर्स ने इसकी आविष्कार की थी। आपको बता दें कि ये हैं जोसेफ निसोफर और साथ ही लुइस डेक्वार। इन्होंने इसकी आविष्कार की थी, और साथ ही वहाँ की जो सरकार ने फिर 19 अगस्त 1839 को इसका पेटेंट डे बना दिया था, और तभी से हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। लेकिन स्वागत करने से पहले दर्शकों आपको बता दें कि जो हमारे मेहमान हैं ना, वो अपने जीवन को एक लाइन में डिफाइन करते हैं, और ये लाइन है पोर्ट्रेट से पोर्ट्रेट तक। इसका मतलब क्या है, ये हम इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा ये क्यों कहते हैं। आपको बता दें कि आज हमारे साथ दर्शकों मौजूद हैं, ये हैं वरुण कुमार सिन्हा, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हम जैसा कि सभी जानते हैं कि आप है जो डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं। तो जो डॉक्टर का जो प्रोफेशन है ये एक सेवा भाव के रूप में देखा जाता है, और साथ ही साथ आप है जो जनरल सेक्रेटरी हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी में। तो ये पोस्ट्रेट से पोर्ट्रेट तक के सफ़र के बारे में हमें बताएं। दरअसल ये यात्रा शुरू हुई 1970 में, जब एक जापानी फोटोग्राफर पटना आए हुए थे शांति स्तूप के उद्घाटन के सिलसिले में। 1970 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया था, वीवी गिरी साहब ने, और जापानीज़ फोटोग्राफर थे, वो इस इवेंट को कवर करने आए थे, और वो अपना यूज़ किया हुआ कैमरा बेचना चाहते थे। किसी कॉमन मित्र के द्वारा वो हमारे घर पहुँचे संडे के दिन 1970 अक्टूबर में, और मैं उस वक्त सेकेंड ईयर मेडिको स्टूडेंट था। तो उन्होंने प्राइस बताया 1,500 रुपया। आपको बता दें कि उस वक्त इंडिया में कैमरा ख़रीदना लगभग असंभव होता था, क्योंकि कैमरा इंपोर्ट नहीं होता था। इंपोर्ट करने पर 300% ड्यूटी लगता था, इसलिए इतना ज़्यादा कीमत हो जाती थी कि कोई नहीं नया कैमरा ख़रीदता था। जो भी कैमरा होता था वो यूज्ड कैमरा ही मार्केट में इधर से उधर घूमते रहता था। तभी भी 1,500 रुपया उस जितना चीज़ हमको मिल रहा था उसके लिए ज़्यादा नहीं था।
खैर मेरे पिताजी ने वो रुपए मुझे दिए, और उस वक्त शुरू में मैं हजारीबाग और बेतला घूमने जाता था। उसके पहले से कैमरा के बिना ऐसे ही हमको चूँकि नेचर अच्छा लगता था, तो वहाँ जा कर के 1-2 दिन रह करके उसका आनंद उठाते थे। अब जब कैमरा हाथ में आ गया तो एक पर्पस हो गया जाने का कि चलो भाई एक फ़ोटो खींचना है। तो हर साल 3-4 बार हजारीबाग बेतला मैं करते रहता था। उसके बाद 1975 में बिहार का पहला फोटोग्राफिक एसोसिएशन ऑफ बिहार बना, और जब वो बना तो लोगों ने सोचा कि हम लोग को सेक्रेटरी के रूप में एक ऐसा यंग आदमी चाहिए जो हमारी बात को पब्लिकली बोल सके, संस्था की बात को, और उसके पास अपना कोई ट्रांसपोर्ट हो। तो चूँकि मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, तो मुझे चुना गया एज फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ फोटोग्राफिक एसोसिएशन ऑफ बिहार। 1975 में इसका जन्म हुआ, और 4 साल तक मैं इसका सेक्रेटरी रहा। 1978 में मैं हायर स्टडीज़ के लिए जब इंग्लैंड गया, तो ये सेक्रेटरी का पोस्ट हमने किसी और को सौंप दिया। वहाँ से लौट के आने के बाद मुझे पता चला कि संस्था लगभग मृत प्राय हो गई है। तो हम लोगों ने कोशिश करके उसको फिर से जीवित किया, और उस समय मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी के बहुत नज़दीक आ गया। उनके कार्यक्रमों में मैं भाग लेने लगा। उन लोग की पिक्चर्स आती थी हमारे पास, हम लोग उसको अपने मेंबर्स को दिखलाते थे, और फिर वो पिक्चर्स वापस कर देते थे। वो डिजिटल का ज़माना नहीं था। 2 ही तरह की पिक्चर्स होती थी, या तो स्लाइड में या प्रिंट्स में। कोई भी डिजिटल का जन्म ही नहीं हुआ था। तो इस तरह से फ़ोटोग्राफी मेरी आगे बढ़ती रही। मैंने जो हिंदुस्तान में बहुत से एग्जीबिशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। शुरू में तो बहुत कम पिक्चर मेरा एक्सेप्ट होता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी गलतियों को एनालाइज किया और उसको दूर करने की कोशिश की, और मेरा एक्सेप्टेंस रेट बढ़ते काफ़ी बढ़ गया। 2003, 4 और 5 में 3 बार लगातार मैं बेस्ट इंडियन फोटोग्राफर हुआ। उस समय 2003 में मैंने अपना एक नया हॉस्पिटल बनाया जो कि मेरे घर के बिल्कुल सामने है। पहले मेरे घर में ही मेरा नर्सिंग होम था। मेरे फादर भी सर्जन थे, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। उसी में मैं भी काम करता था। तो जब 2003 में हम लोग नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर गए तो हमारा जो कंसल्टेशन चेम्बर था पुराने घर में वो खाली हो गया। कोई पर्पस नहीं था उस खाली रूम को रखने का। तो हमने सोचा कि इसमें एक स्टूडियो बनाया जाए। तो उसके लिए जो ज़रूरी सामान होता है बहुत महंगा नहीं होता है, करीब 30-40 हज़ार रुपये में उस वक्त हो गया था। पर्दा, लाइट, रिफ्लेक्टर, ये तो बन गया। कैमरा तो था ही हमारे पास। मॉडल कहाँ से आएगा? बिहार की जो स्थिति थी उस वक्त, 8 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे। तो फीमेल मॉडल का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा जिनकी यंग डॉटर्स थी, उनको कभी कभी बुला करके उसका फ़ोटो खींचे, लेकिन ये नियमित रूप से नहीं हो रहा था। हम कह यार इतना पैसा भी लगा दिए इसमें और कुछ रिटर्न भी नहीं आ रहा, फ़ोटो भी नहीं खींच पा रहा है। तब मुझे एक ख्याल आया कि जो हमारे मरीज होते हैं, खासकर प्रोस्टेट के जो मरीज होते हैं, जनरली 60-70 साल के ज़्यादा ही होता है उनका उम्र। तो अगर उसमें किसी का फेस एक्सप्रेसिव हो, चेहरे पे झुर्रियाँ हो, दाढ़ी हो, तो ये पोर्ट्रेट के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। तो मेरा जो पहला पोर्ट्रेट खींचा हमने उसमें, वो 94 साल का एक मरीज़ था मेरा। आज ऑपरेशन हुआ और चौथे दिन नाम
कटने के पहले, छुट्टी होने के पहले हॉस्पिटल से, चूँकि बिल्कुल सामने में था, व्हील चेयर पर उसको यहाँ बुलवा लिया और उसका स्टूडियो में मैंने फ़ोटो लिया। मुझे पोर्ट्रेट खींचने का कोई भी ट्रेनिंग नहीं था, सिर्फ फ़ोटो को देख करके मैं समझता था कि अच्छा इसमें इधर से लाइट गया होगा, इधर से लाइट गया होगा, उस तरह करके मैंने लाइट सेटअप किया और वो पिक्चर बहुत ही अच्छी हुई। और वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई, फ्रॉम प्रोस्टेट टू पोर्ट्रेट। जी। इसका मैंने एक बॉम्बे के जहांगीर आर्ट्स गैलरी में एक एग्जीबिशन किया था 2016 में। उसमें उस एग्जीबिशन का टाइटल यही था, माय जर्नी फ्रॉम प्रोस्टेट टू पोर्ट्रेट। जी। कई डॉक्टर पहुंचे वहाँ कि भाई ये क्या बोला है, ये प्रोस्टेट को पोर्ट्रेट से क्या मतलब है। और वो पिक्चर लगी हुई थी उसमें, उस पुराने मरीज की, 94 साल का जो मरीज़ था, उसकी पिक्चर लगी हुई थी। हमने उनको एक्सप्लेन किया कि स्टूडियो बना लेने से तो पोर्ट्रेट नहीं हुआ था, सब्जेक्ट भी चाहिए, और सब्जेक्ट मिलने में हमको दिक्कत होती थी। तो मैंने अपने मरीजों को ही अपना सब्जेक्ट बनाया। और उसके बाद कई सीरीज है मेरे पास। मरीज वार्ड में बैठा हुआ है, बहुत ही सीरियस है, बहुत ही सीरियस है, जीवन बचेगा कि नहीं इसका न मरीज को पता है, न उसके अभिभावक को पता है, न खुद डॉक्टर को पता है। हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं। जी। और वो उसका जो फादर था वो चिंतित मुद्रा में बैठा हुआ है, नर्सें उसका पल्स ले रही हैं, बीपी ले रही हैं। इन सब को बना करके हमने एक पोर्ट्रेट बनाया, वो भी बहुत सफल हुआ। तो ये प्रोस्टेट टू पोर्ट्रेट की कहानी यही है। जी। उसके बाद मेरा बेटा जो उस वक्त इंग्लैंड में रहता था, वो छुट्टियों में आया, तो हमने बहुत प्राउडली उसको अपना स्टूडियो दिखाया। वो भी थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करता है। हम कहा कि देखो बेटा, ये मेरा अभी स्टूडियो हो गया। और तो बड़ा देखा होगा, कहा कि पापा आप एक साइन बोर्ड लगाइए, प्रोस्टेट इधर, पोर्ट्रेट इधर, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। वो आज भी लगा हुआ है मेरे घर पे, वो आज भी वो चीज़ लगी हुई है। जी। और साथ ही सर, आप फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी में जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ ही आप डॉक्टर भी हैं। तो एक डॉक्टर का फोटोग्राफी से लगाव कैसे हुआ? हर आदमी के में एक फोटोग्राफर होता है। जी। किसी को मौका मिलता है उसको एक्सप्लॉयट करने का, किसी को नहीं मिलता है। तो मुझे मौका मिला, मैं फोटोग्राफी से टाइम निकाल करके, सॉरी, डॉक्टरी से टाइम निकाल करके फोटोग्राफी करते रहा। आज ये हाल है कि मैं एक हार्ड वर्किंग सर्जन से हार्डली वर्किंग सर्जन हो गया हूँ। जी। महीने में 15 दिन मैं छुट्टियों पे रहता हूँ, जी। क्योंकि जीवन के इस पड़ाव में अब पैसे का कोई महत्व नहीं मेरे लिए। तभी भी चूँकि हॉस्पिटल है, इसलिए कुछ कुछ काम करता हूँ। आज ही मैं चला जाऊँगा बंगाल, कूच बिहार, जहाँ 19 अगस्त को एक स्पेशल प्रोग्राम है जो मैं संचालित करूँगा। और भी हमको दरभंगा, धनबाद से भी इनविटेशन था। जा तो एक ही जगह सकते हैं, तो किसी तरह टाइम शेयर करके दोनों का आनंद उठाते हैं। और भी बहुत से डॉक्टर हैं जो इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पटना में थे डॉक्टर दिलीप सेन, सब कोई नाम जानता होगा उनका। तो वो भी बहुत अच्छा काम करते थे और अपना लैब भी देखते थे और फोटो भी खींचते थे। जी सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जो अभिलाषा है, ये आपके मन में कहाँ से आई? क्योंकि अगर देखा जाए बिहार की अगर हम बात करें तो आज भी इतना क्रेज़ नहीं है बिहार में फ़ोटोग्राफी को लेके। तो आपके मन में ये कहाँ से, और मतलब पहली बार आपको कब लगा कि आपको फ़ोटोग्राफी में रुचि है? देखिए, ऐसी बात है कि वर्ष 1969 दुर्गा पूजा उस साल सितंबर महीने में आया था। तो मैं अपने दोस्तों के साथ हजारीबाग गया। कोई फोटोग्राफी मैं करता नहीं था उस वक्त, एक दो छोटा मोटा कैमरा था। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ के रेंजर को बहुत आश्चर्य हुआ
कि पटना यानी बिहार से भी कोई आदमी हजारीबाग घूमने आ सकता है, क्योंकि वहाँ के अधिकतर टूरिस्ट बंगाल से आते थे। हमने कहा कि भाई हम लोग को रहने की जगह नहीं मिल रही है, सारा रूम आपके यहाँ बुकड है, डॉर्मेट्री ही दिला दीजिए, लेकिन कहीं तो सोएंगे हम लोग। तो डॉर्मेट्री भी खाली नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग में इतना उत्साह है जंगल घूमने का, तो तुम मेरे घर में बाहर वाला जो कमरा है वो खाली है, उसी में तुम लोग सो जाना। अपना घर ले आके दिखा दिया, उसमें नीचे कंबल लगवा दिया, और हम लोग के पास भी सोने की सारी व्यवस्था थी, दरी कंबल ओढ़ने के लिए सब चीज़ हम लोग लेके गए थे। हमने कहा कि ठीक है, हम 2-3 घंटा जंगल में रात में घूमते हैं, उसके बाद आके यहाँ सो जाएंगे। जी। और घूमते घूमते हम लोग एक टावर पे पहुँचे। टावर पे ऊपर गए तो इतना अच्छा लगा कि वहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा था। हम लोग ने कहा कि रात यहीं क्यों नहीं हम लोग बिता दें। तो हमारे कुछ मित्र शुरू में तो उससे थोड़ा उनको तकलीफ़ थी कि रात में कोई जानवर आ सकता है, फिर भी मैंने उनको समझाया और हमने रात वहीं बिताई। और सुबह देखा कि नीचे में एक झरना जा रहा है, पानी का स्रोत है। तो उस सब का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा हम पर कि जंगल से एक तरह से प्रेम हो गया। उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर जगह में 2-3 बार गया कैमरा ख़रीदने के पहले, और हर बार टावर पे ही जाके सोते थे हम लोग। और उसके बाद कैमरा मिल गया, तो कैमरा भी जो मिला तो उसमें एक टेलीफोटो लेंस भी था, जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। पूरे पटने में उस वक्त 1970 में किसी के पास टेलीफोटो लेंस नहीं था। तो अब एक बहाना मिल गया, और उस कैमरा को साथ लेके मैं कभी हजारीबाग, कभी बेतला यहाँ से 250 किलोमीटर है। कितनी बार क्या होगा कि हमको याद नहीं है। कभी गाड़ी नहीं रहती थी पिताजी की, तो ट्रेन से भी गए, एक बार तो स्कूटर से चले गए। तो नींव तो पड़ गई इसी बीच में, मज़ा आने लगा, आनंद आने लगा नेचर फोटोग्राफी में। घंटों टावर पे बैठे हुए हैं, कभी फ़ोटो बना कभी नहीं बना, जानवर आए नहीं तो क्या फ़ोटो बनेगा, और कभी आया भी। अब आप हाथी को पानी पीते हुए देख रहे हैं, हाथी को पानी में खेलते हुए देख रहे हैं, आप सेफ़ हैं, आप टावर पे हैं तो आप सेफ़ हैं। तो उसका आनंद ही कुछ और था। फिर जब इंग्लैंड गया तो 7-8 साल के लिए एक तरह से अर्धविराम लग गया फोटोग्राफी पर। तो वहाँ पढ़ना लिखना, बच्चों को स्कूल भेजना, ये सब में बिजी रहता था। लौट के आया तो इस बार एक अच्छा कैमरा और एक अच्छा लेंस खरीद के लाया था वहाँ से। तो फोटोग्राफी चलते रही। अब मैं बिहार के बाहर के जंगल में जाने लगा। मैंने अपना जिप्सी खरीद लिया इसी के लिए। अब मैं मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में जाने लगा, कान्हा जाने लगा, बंगाल के जंगलों में जाने लगा, चितवन नेपाल में है वहाँ जाने लगा। तो इस तरह से मेरी फोटोग्राफी आगे बढ़ते गई। उसके बाद 2002 से मैं अफ्रीका जाने लगा। अभी तक अफ्रीका में मैं 13 या 14 बार जा चुका हूँ। और इतना ही नहीं, और दूसरी जगह में गया, आर्कटिक में गया, अलास्का गया 2 बार, और सब में वही फोटोग्राफी वॉज द मेन पर्पस। अभी फिर जा रहा हूँ इसी महीने। रसिया में एक जगह है कैमचटका, वहाँ ब्राउन बेयर के फोटोग्राफी के लिए। उसके बाद फिर सितंबर में जाऊँगा अपने FIP की टीम को लेकर के, 28 फोटोग्राफर को लेकर के केनिया। और जब से मैं इसका सेक्रेटरी हुआ, आज 10 साल से ज़्यादा हो रहा है, तो FIP में एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई। वर्कशॉप्स होता है हम लोग का, कंपटीशंस होता है। तो इन सब का सूत्रधार मैं ही होता हूँ। मैं ही सब चीज़ को शुरू कराता हूँ, और किसी एक अन्य व्यक्ति को इसका इंचार्ज बना के उसके बाद मैं सीन पर से हट जाता हूँ।
कि भाई अब तुम संभालो, अब बीच बीच में कोई राय लेना होगा तो हमारे पास आना, अदरवाइज यू आर द बॉस। जी। और सर अगर फोटोग्राफी की बात करें तो देखा जाता है कि ये सिर्फ ना एक जीवों के है जो अध्ययन में मदद करता है, बल्कि कहीं ना कहीं एक खींची हुई तस्वीर है जो हमारे यादों को भी ताज़ा करता है। बिल्कुल। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जब मैं अपना पुराना एल्बम निकाल के देखता हूँ कि मैं छोटे में कैसा था, जी। और उसके बाद मेरे बच्चे जो हुए वो कैसे खेलते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, तो ये तो अद्भुत है। जी बिल्कुल। ये जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स है ये तो अद्भुत है। ये फोटोग्राफी छोड़ करके और किसी भी विधा से नहीं हो सकती। जी। और सर जैसे कि हम फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की ही तरफ कैसे रुझान हुआ? वो बताया ना कि मैं तो फोटोग्राफी शुरू करने के पहले ही जंगल जाता था, जी। तो वो तो शुरू से ही एक मेरा शौक था कि जंगल में समय बिताना। जी। जब कैमरा हाथ में आ गया तो उसको एक नया आयाम मिल गया। जी। और साथ ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो कस्टम एंड कल्चर को भी मतलब दिखाने का एक तरीका है फोटोग्राफी। बिल्कुल। आज जी। के ज़माने में पूरे इंडिया में हर साल 200 एग्जीबिशंस होता है। बिल्कुल। कोविड के पहले 300 तक होता था, कोविड के बाद नंबर घटा है, अभी 200 हो रहा है। और इसमें 5 विधा होती है। एक मोनोक्रोम, मैं उसको इस तरह मोनोक्रोम को मैं बोलता हूँ कि कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो रंगों की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल। तो मोनोक्रोम वही है। उसके बाद है कलर। तो ये दोनों आर्टिस्टिक फोटोग्राफी का पार्ट है। इसमें आप इस चीज़ का फ़ोटो खींच करके इसको रीएडजस्ट कर सकते हैं। वो गुलदस्ता वहाँ से हटा के आप यहाँ रख सकते हैं या उसको बिल्कुल हटा दे सकते हैं। उसके बाद तीसरा है नेचर में, और चौथा है फ़ोटो ट्रैवल, जिसमें आप किसी भी देश का या किसी भी स्थान के अच्छे चीज़ों को दिखाते हैं, वहाँ का कल्चर दिखाते हैं, वहाँ का फेस्टिवल्स दिखाते हैं। और पांचवा है फ़ोटो जर्नलिज्म। जी। ओबियस है, जर्नलिज्म में से जो इवेंट हो रहा है न्यूज़ से उसका क्या मतलब है। तो ये तीनों जो है बाद वाला तीनों, ट्रैवल, फ़ोटो जर्नलिज्म और नेचर, इसमें आप एक बार जो इमेज ले लिए उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपको ट्रुथ दिखाना है, सिर्फ जैसा आपने देखा था वैसा ही कीजिए। और आप इसको डायरेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक पालतू शेर को ले आकर के वहाँ बिठा दीजिए और उसका फ़ोटो खींच लीजिए। बिल्कुल। ये नेचर फोटोग्राफी के मूल मंत्र के खिलाफ है। जी। और वरुण जी, जैसा कि जंगलों में पशु पक्षियाँ होते हैं, जानवर होते हैं, तो उनके भाव भंगिमा को आपको कैप्चर करना होता होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप उनको कैमरा में कैद करते होंगे तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी थोड़ा बाकी फ़ोटोग्राफी से मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे अनुसार नहीं चलते। और आपसे जानना चाहेंगे कि आप जंगलों में जाते होंगे, अपना काफ़ी समय भी आपने दिया होगा, तो कई बार ऐसा कोई फ़ोटो होता होगा जो आपको कैप्चर करना होता होगा लेकिन आपको नहीं मिलता होगा, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग भी और कितना धैर्य है ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, इस अनुभव के बारे में भी हमें बताएं। अक्सर तो एक दो तरीका है इमेज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का। एक तो आप जानवर के नज़दीक जाओ जी। और या उसको आप अपने नज़दीक आने दो, आप छुप के बैठ जाओ कहीं, और वो जब आएगा तो वो ज़्यादा नेचुरल होगा। जी। एक पिक्चर है यहाँ पे जी। जिसमें एक इम्पाला हिरन है, एक्चुअली हिरन कहना गलत है, उसको एंटीलोप है, वो अपने बच्चे के यूरिन को चाट रही है। है यहाँ पे वो पिक्चर। जी। जी। तो अगर इसको गंभीरता से देखा जाए तो ऐसा क्यों कर रही है वो ऐसा इसलिए कर रही है कि बच्चे का यूरिन जो है इतना पंजेंट स्मेल होता है उसमें कि जो
शिकारी जानवर है वहाँ पे, शेर है, लेपर्ड है या फिर चीता है, वो तुरंत उसको पता चल जाए कि यहाँ पर इम्पाला का बच्चा है कोई, तो बच्चे के यूरिन को ज़मीन पर नहीं गिरने देती है, बिल्कुल। चाट के उसको ख़त्म कर देती है। इसमें एक स्टोरी है इस पिक्चर में। उसी तरह टाइगर को सबों ने देखा होगा पेशाब करते हुए, लेकिन टाइगर के बच्चे को किसी ने नहीं देखा होगा। वो इसलिए उसका भी वही हाल है, उसका भी यूरिन बहुत पंजेंट होता है, उसके भी दुश्मन है। टाइगर हमारे यहाँ हायरार्की में सबसे ऊपर है जी। जंगल में सबसे मजबूत जानवर है। बच्चा तो नहीं है उसका मजबूत, उसके भी दुश्मन है, लेपर्ड है, भालू है। तो वो हमेशा वाटर होल में ही पेशाब करता है। जी, तो सर ये कह सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होता है इसमें काफ़ी धैर्य की तो ज़रूरत है ही, साथ ही टाइम कंज्यूमिंग भी काफ़ी है, बिल्कुल। अक्सर क्योंकि हमें रुकना पड़ता है, हमें उन्हें उनके अनुसार चलना पड़ता है। अक्सर जी। रात भर हाइड आउट में छुप के बैठे रहना पड़ता है। जी बिल्कुल। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप फोटोग्राफी के लिए तो आप हर जगह जाते होंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कौन सी जगह ज़्यादा पसंदीदा है, समुद्र, पहाड़ या फिर मतलब किस जगह में आप ज़्यादा फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं, इस बारे में हमें बताएं। मैं लैंडस्केप में भी जाता हूँ। जी। लैंडस्केप फ़ोटो खींचने के लिए मैं बहुत बहुत दूर गया हूँ, अर्जेंटीना गया हूँ, चिले गया हूँ, जी। हिंदुस्तान के भी कई जगहों में गया हूँ। कश्मीर तो सबको जाता है। फिर संदकफू एक जगह है बंगाल में, वहाँ जाता हूँ। और नेचर फोटोग्राफी के लिए अफ्रीका से बढ़ के कुछ भी नहीं है। वैसे हिंदुस्तान में भी जगहों की कमी नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि नेशनल पार्क छोटे छोटे हैं और घूमने वाले बहुत हैं, तो भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, अनुशासन की थोड़ी कमी रहती है। टाइगर बेचारा रोड क्रॉस करना चाह रहा है और गाड़ियों की एक हुजूम जमा हो जाती है जो उसको रोड भी नहीं पार करने देती। जी। उनको लगता है कि मेरा टाइगर देखना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत कि टाइगर की सुरक्षा और उसके जंगल का जो उसका बिहेवियर है उसमें कभी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। ये लोग समझ नहीं पाते। अफ्रीका में ऐसा प्रॉब्लम है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। इंडिया में भी जैसे काजीरंगा है, बहुत ही अच्छा है, हर चीज़ देखने को मिलता है। टाइगर भी मिलता है, लेपर्ड भी मिलता है, वाइल्ड बफलो भी मिलता है और राइनो तो खैर खास ही है उसका, वन हॉर्न सिंगल हॉर्न राइनो, एशियन राइनो। पूरे दुनिया में खासकर अफ्रीका में राइनो की ज़िंदगी पर बहुत ख़तरा है। हर दिन अफ्रीका में एक राइनो का कत्ल हो जाता है उसके सींग के चलते। एक किलो सींग की कीमत $80,000 है। सौभाग्यवश ये स्थिति इंडिया में नहीं है। यहाँ भी होता है पोचिंग, लेकिन हर दिन एक वाली बात यहाँ नहीं है। साल में 8-10, लेकिन यहाँ भी पोचर उनको मार देता है। जी, और सर आप तो हर जगह जाते होंगे, घूमते होंगे, जो चिड़ियाघर में जो जानवर रहते हैं और जो खुले में जानवर घूमते हैं, इन दोनों के स्वभाव या फिर कार्यशैली में क्या कुछ अंतर आप देखते होंगे, क्योंकि आपने काफ़ी करीब से देखा है इन्हें। चिड़ियाघर का जो जानवर है वो तो स्वच्छंद वितरण नहीं कर रहा है, उसको तो खाना दिया जाता है। जी। उसके चलते वो देखने में भले ही खूबसूरत हो जाए, क्योंकि जो जंगल का में जो टाइगर है अक्सर उसके चेहरे पे इंजरी का मार्क होगा, चोट लगने के निशान होंगे, क्योंकि वो तो पकड़ के खाएगा तब ना। अब जिसको पकड़ने जा रहा है उसने पैर चलाया तो उसके मुंह पे लग गया। लेकिन जो चिड़ियाघर के जानवर हैं वो अपने शिकार को कैसे पकड़े यही भूल जाते हैं। अगर इनको जंगल में ले जाके छोड़ दिया जाए तो ये भूखे मर जाए। शिकार पकड़ने की कला ख़त्म हो गई इनकी। जी, और साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते वक्त आपको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
दिक्कत तो बहुत से है। जैसे एक तो जंगल का भीड़ भाड़, हर एक जोन में, जैसे हम बात करें अगर बांधवगढ़, जी यहाँ से करीब 600-700 किलोमीटर है, वहाँ 3 जोन है। हर जोन में 30 गाड़ी अलाउड है, 30 जिप्सी। नतीजा क्या होता है कि टाइगर कहीं दिखा अगर, तो चारों तरफ से भीड़ लग जाती है। अनुशासन नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई भी गाड़ी आकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आप पहले से खड़े हैं वहाँ पे, इसके लिए ज़रा भी उनको चिंता नहीं है। तो प्लस हर साल नए नए नियम बन रहे हैं, जी जिससे जो आदमी सीरियस फोटोग्राफी करता है उसको दिक्कत होती है, जी क्योंकि हमें चाहिए घंटों एक जगह बैठ के उसका वेट करना। अब हम कहीं वेट कर रहे हैं, उधर से डिपार्टमेंट का कोई गाड़ी आएगा, कहेगा साहब आप इतने देर से यहाँ क्या कर रहे हैं, गाड़ी हटाइए यहाँ से। बिल्कुल। और सर जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो कभी आपको ऐसा मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते समय दरमियान कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि कहीं आज आपका ये अंतिम समय है, क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ऐसा कोई आप हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कोई इंसिडेंट? ऐसा मोस्टली शुरुआत के दिनों में बेतला में होता था। जी हम लोग पैदल घूमते थे बेतला में, पैसों की तंगी थी, तो चूँकि कई बार वहाँ गए थे इसलिए वहाँ के लोग पहचान गए थे, और पैदल घूमने पर वहाँ कोई रोक टोक उस वक्त नहीं थी। अब हो गया है, अभी नहीं आप पैदल जा सकते हो। तो कई बार हाथी ने रगेदा हम लोग को। हम लोग 2-3 साथी होते थे और पीछे पड़ गया हाथी, तो 2-3 किलोमीटर तक हम लोग भागते जा रहे हैं, वो भी पीछे पीछे आ रहा है, छुपते छापते किसी तरह हम लोग बच के निकल जाते थे, क्योंकि जंगल के हर रास्ते को हम जानते थे, हर नाले को जानते थे कि ये नाला यहाँ से कहाँ जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग बच तो जाते थे, लेकिन हाँ मन में तो डर आ जाता था। एज ए जनरल रूल, अगर आप किसी भी जंगल में अपने व्हीकल पर हैं, या इंडिया हो या अफ्रीका हो, तो आप पर खतरा नहीं है। इसका अपवाद जरूर है, लेकिन बहुत कम है। उससे ज़्यादा खतरा तो हिंदुस्तान के सड़कों पर है। जी। और सर अगर कोई अकेला व्यक्ति पहली बार अगर जाता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए, तो वो किस तरीके से सरवाइव कर सकता है, और साथ ही सफारी करते वक्त या फिर फोटोग्राफी करते वक्त उनको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए जो फर्स्ट टाइम जाते हैं? ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करें। जैसे हमारा FIP का ग्रुप जाता है, हर साल हम लोग कम से कम 20 फोटो टूर्स कराते हैं। जी उसमें आप जाइए, हमारे अनुभव का लाभ उठाइए। हम लोग का जो मेंटर होता है वो उस जगह कई बार गया होता है, जी और हमारे ग्रुप में जाइए, एक जीप में 3-4 आदमी हम लोग जाते हैं। आपको जो अनुभव की कमी है वो हम अनुभव देंगे आपको, हम बताएंगे कि कैसे लेना चाहिए फ़ोटो, क्या इक्विपमेंट सही इक्विपमेंट है। हर जंगल के लिए अलग अलग इक्विपमेंट होना चाहिए। जी तो अगर किसी वजह से वो आदमी ग्रुप में नहीं ज्वाइन कर सकता है, तो मैं कहूँगा कि वो पहले अपने सीनियर से बात करके ये जान ले कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ कौन सा लेंस ज़्यादा यूज़फुल होगा। जी लेंस बहुत है मार्केट में, सब लेके जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सबके पास होगा भी नहीं। जी तो कौन सा लेंस ज़्यादा यूज़फुल है। इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कैरी करना चाहिए, 1 या 2 कैमरा। और साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप अगर फोटोग्राफी की बात करें तो आप समूह में ग्रुप के साथ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर अकेले जाना पसंद करते हैं? और साथ ही आपने लेंस की भी बात की, तो वो पहला लेंस जो आपने इस्तेमाल किया था फोटोग्राफी के लिए वो भी हमें बताएं। वो तो 200 mm का लेंस था जो मैंने जापानी फोटोग्राफर जी। से ख़रीदा था, और जी। जैसे मैंने बताया पटना में किसी के पास नहीं था उस तरह का टेली। जी 1972 में पटना में रणजी ट्रॉफी हुआ, बिहार वर्सेस बंगाल, मोइनुल हक स्टेडियम में। इंडियन नेशन और आर्यावर्त 2 अखबार थे। इन लोगों ने पता किया कि भाई कोई आदमी उसका हम लोग को फ़ोटो खींच के दे सकता है,
तो किसी ने इनको बताया कि अरे एक मेडिकल स्टूडेंट है उसके पास है, वही खींच के दे सकता है। और उन्होंने एक अपना आदमी भेजा मेरे पास। तो हम कहे भाई हम अपना काम कॉलेज छोड़ करके हम जाएंगे फ़ोटो खींचने। जी तो बोला कि नहीं सर आप चलिए ना, आपको 20 रुपये पर पिक्चर मिलेगा। जी और उससे मेरा पहला आमदनी वही था, जी 200 mm लेंस। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए 200 काफ़ी नहीं है, जी आइडियली होना चाहिए आज के ज़माने में 400, 500, इवन 600 सर, mm। आपने आमदनी की बात की तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी आज के जो हमारे युवा हैं वो फोटोग्राफी में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कितना मतलब कितना उनके लिए आगे जाके है जो करियर में इसमें सही होगा, वो भी ज़रूर जानना चाहेंगे। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल शुरू कर रहा है फोटोग्राफी, जी वो नेचर फोटोग्राफी करके पैसा नहीं कमा सकता है शुरू के दिनों में, जी क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इवेंट फोटोग्राफी करके अपना परिवार चलाना ज़्यादा आसान है। जी उसमें ज़्यादा इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको लंबा टेली चाहिए, एक फ्लैश और एक साधारण लेंस। इसके बाद जब आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हो तब आप महंगा महंगा टेली लेंस खरीदो। फॉर्चुनेटली जो चेंज हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया में जी कि टेली लेंस की कीमत घट गई। पहले जो टेली लेंस 4 लाख 5 लाख में खरीदते थे हम लोग, जी वो अब 1 लाख से कम में ही मिलने लगा। तो इसके चलते जो जिनके पास लिमिटेड बजट था उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला। और आज के दिन में हर साल जनवरी से लेकर फरवरी में एक उड़ीसा में एक जगह है मंगला जोड़ी, हम लोग वहाँ 5 वर्कशॉप कराते हैं। 5 चिड़िया के मामले में अद्भुत जगह है। अद्भुत जब हम बोल रहे हैं तो सचमुच अद्भुत है वो। और अधिकतर फोटोग्राफर जो है वहाँ 70% बंगाल से है, 1% बिहार से, बाकी या तो बेंगलोर या दिल्ली या और कहीं से। और 80% के पास वही सस्ता वाला लेंस है जो 1 लाख से कम में मिलता है, बिल्कुल और वो बहुत अच्छी तस्वीर देता है। हमेशा कहा गया है इट इज़ नॉट द कैमरा बट द मैन बिहाइंड द कैमरा विच मैटर्स। बिल्कुल तो इतनी कोई भी जो आज नेचर की कंपटीशन इंडिया में जो खासकर हो रहा है, जी। मंगला जोड़ी का फोटो उसमें छाया रहता है। सर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होता है। तो आपने जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आप गए तो कोई ऐसी घटना जो आपके साथ हुई हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जो आप कभी भूल नहीं सकते? एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसी घटना कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं हमेशा सेफ्टी को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ। 70 के दशक में जब हम पैदल घूमते थे उस वक्त बात दूसरी थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आया तो हमको लगा कि नहीं, अपने जान को रिस्क में कभी नहीं डालना चाहिए, उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो हम व्हीकल से नहीं उतरते हैं कहीं भी। अगर उतरना पड़ा भी तो जहाँ उतर रहे हैं वहाँ चारों तरफ देख लेते हैं कि कोई हिंसक जानवर तो नहीं है आसपास में, तभी उतरते हैं। जी। दुर्घटना तो होती ही रहती है। केनिया में एक अमेरिकन अपने फैमिली के साथ गया था, मूवी से फ़ोटो बना रहा था, गाड़ी में बैठा हुआ था, एक 3-4 लायन बैठा हुआ था। ये फ़ोटो बनाते बनाते पता नहीं क्या इसके मन में आया, गाड़ी से उतर गया। जी। और गाड़ी से उतर गया तो एक लाइनेस पीछे से खींच के ले गई इसको, ख़त्म हो गई कहानी। उसी तरह एक स्टोरी है, सच की कहानी है, मैंने देखा नहीं है। एक बर्ड इंथुजियास्ट थे इंग्लैंड के, डेविड हंट। जी। ये बात है 80s के समय की। वो कॉर्बेट नेशनल पार्क गए थे, सुबह वाले राउंड के बाद लौट रहे थे तो उनको एक कोई बहुत खूबसूरत चिड़िया दिखाई दी एकदम लॉज के पास। तो गाड़ी उनकी लॉज में जब आ गई, सब कोई अपने रूम में चला गया फ्रेश होने के लिए, ये साहब उस चिड़िया के पीछे चले गए।
और नहीं लौटना था तो नहीं लौटे। शाम हो गया तब लोगों ने अलार्म ये रेज किया कि भाई हंट साहब नहीं है, हंट साहब नहीं है। उनका पूरा ब्रिटेन का ग्रुप था। तुरंत वार्डन ये सबको दिया गया, जितने भी हाथी थे सबको जमा किया गया और उनकी खोज शुरू हुई। 2 दिन के बाद उनका आधा खाया हुआ शरीर मिला। जी। तो क्यों हुआ ऐसा? अगर वो उन्होंने लापरवाही की, गाड़ी से न जा करके पैदल चले गए। लेकिन अगर आप इस लापरवाही से बचे रहिए और अगर पैदल जाना भी है तो हमेशा 2-3 आदमी जाइए साथ में, ताकि आप लोग हल्ला कर सकिए। बिल्कुल। अकेले आप क्या करेंगे? कुछ होगा तो कोई किसी को खबर भी नहीं होगी। जी। तो सर, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। मैं सबों से ये कहूँगा कि अच्छी अच्छी तस्वीरें लें। सबके पास कैमरा है। ये पहले का ज़माना बीत गया जब कैमरा पूरे 10 परिवार में 1 परिवार में किसी के पास होता था। जी। अब तो सबके पास मोबाइल है और मोबाइल से एक अच्छी तस्वीरें ली जा सकती हैं। तो आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसकी तस्वीर बनाइए, अपने परिवार की तस्वीर बनाइए, मित्रों की तस्वीर बनाइए बिल्कुल। और शेयर कीजिए लोगों से। जी। और सर, कहते हैं ना कि एक अच्छी तस्वीर हमारी यादों को और भी ज़्यादा यादगार बना देता है। बिल्कुल सही और बात। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए। आज हमने आपसे जाना कि एक पोस्टरेट से पोर्ट्रेट तक की कहानी को। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, वक्त हो चला है जाने का। जैसा कि जाने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें खत भेजें, जिससे हम ये जान सकें कि आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। तो दर्शकों, फटाफट उठाए पेन कॉपी, नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रीजर रोड। साथ ही दर्शकों, हमारा ईमेल ID है 8000001 और हमारा email ID है director ddk patna@gmail.com। नमस्कार।